हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 होने वाला है, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है, आज का लेक्चर है हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है क्लास 12 का हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में हमारे 3 बुक्स है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारी हिस्ट्री की बुक को। ठीक है, तो इसका भाग 1 का लेसन नंबर 1 होने वाला है और धीरे धीरे हम सीरियल वाइज को करते जाएंगे। बात करें हिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स की, तो टोटल चैप्टर जो है हमारे हिस्ट्री की बुक में 15 चैप्टर्स हैं। तो 15 के 15 चैप्टर्स को हम लोग रीड करने वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, बात करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर की। जो चैप्टर जो है उसका नाम हमें समझ में आना चाहिए, नाम आखिर कहना क्या चाहता है, चैप्टर में आखिर हम रीड क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा ईंटें। में इसके कलर में इसका कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है ईंटें। ईंटें क्या होते हैं? यानी जो हम घर बनाने के लिए जो हम ईंटों का यूज करते हैं ना, जो ईंट हम लगाते हैं दीवार बनाने के लिए, वो हमारे ईंटें होते हैं। उनकी क्या साइज थे, आखिर क्या उनके उनके बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका आता है मनके। मनके क्या होते हैं? जो भी हम ज्वेलरीज वगैरह पहनते हैं ना, और जो आभूषण वगैरह होते हैं या कैसे बनते हैं, वो सभी मनके में आ जाते हैं। ठीक है, उसका आती है अस्थियां। अस्थियां नॉर्मली आपको पता है हड्डियों को हम अस्थियां कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, आप इसे छोड़ कर सकते हो। आप सीधा सीधा आपको हिसाब रखना है हड़प्पा सभ्यता। क्या हिसाब रखना है आपको? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को आपको याद रखना है। तो ज्यादा फार्म ना भरेंगे, अब बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ मुख्य बातें। ठीक है, देखो, हड़प्पा सभ्यता से पहले, यानी जब हड़प्पा सभ्यता नहीं थी अस्तित्व में, उससे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता और चीन जैसी सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यता माना जाता था। यानी कि आज से पहले, मैं इसको क्लियर करूंगा एक बार। हाँ, यानी कि देखो, जब हड़प्पा सभ्यता नहीं था तो उससे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता और चीन जैसी जितनी भी मिस्र सभ्यता थी, इन सभी को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता था या माना जाता था। लेकिन जब 1920 के दशक में इस अज्ञात यानी कि अनजान हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तब हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाने लगा। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता नहीं थी अस्तित्व में, जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं था, जब जिसके बारे में पता ही नहीं तो वो क्या होगा, है ना। तो जब हड़प्पा सभ्यता नहीं थी तो उससे पहले क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यता, पुरानी सभ्यता माना जाता था। ठीक है, देखो आप लोग क्या है कि आप लोग अभी जस्ट क्लास 12th में आए और एकदम से हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्या कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। तो आपको वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, थोड़ा स्टे हो, थोड़ा समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ से कैसे कैसे सभ्यता हुई, कैसे कैसे हमारा हर चीज पढ़ेंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, सारी चीजें इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं पूरा स्टार्टिंग से। यानी हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग, सभ्यता की स्टार्टिंग से लेकर के एक राष्ट्र निर्माण तक, लास्ट का जो चैप्टर होगा महात्मा गांधी जी हमारा राष्ट्र का निर्माण करेंगे, वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक चीज में सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो, अगर आप 12th क्लास में हो, मुझे उन बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है जो बच्चे नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, जिन नोट्स ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से क्लियर करूंगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखो क्या है कि जब भी मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा आपको, जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते वक्त एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लिया करो। ठीक है, जैसे छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटी छोटी बातें, जैसे मिस्र की सभ्यता है, रोम की सभ्यता, ये सब लिख लिया करो। ठीक है, बाकी ये पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी नोट्स ही इसमें बनाए गए हैं, तो पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो ही सेव कर लो, यानी वीडियो सेव क्या करोगे? सब्सक्राइब करो चैनल को धड़क से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लगभग 160 साल पहले, यानी कि आज से लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यानी कि आज से तकरीबन 160 साल पहले की बात करें तो वहां पे क्या है,
रेलवे की जो थी लाइनें, यानी कि पटरियां जो होती है, रेलवे लाइन की जो पटरियां होती है उनको बिछाई जा रही थी। ठीक है, और कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य भी चल रहा था, कुछ स्थानों पर क्या था, खुदाई का कार्य भी चल रहा था। कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक पूरा स्थल यानी पुराने अवशेष, ठीक है, पूरा स्थल के अवशेष मिले। पूरा स्थल यानी कि पुराने जो स्थल थे उनके अवशेष मिलने स्टार्ट हुए। ठीक है, लेकिन तब वे नहीं जान सके कि ये हड़प्पा स्थल है। तब उन्हें ये पता ही नहीं था कि हड़प्पा स्थल है। उन्हें मिला, उन्होंने क्या किया, उसका यूज किया। कहाँ, मंदिरों में और भी कहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सामान थे ना, उनका कहाँ यूज होने लगा, अलग जगह करने लगे वो लोग। ठीक है, और यहाँ के हजारों ईंटें उखाड़कर वह ले गए। बात कर रहे थे हम ईंटों की, देखो ईंटें आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या हजारों ईंटें कहाँ लेके चले गए, वो उखाड़ के ले गए। और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया। और उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल कहाँ कर दिया, रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया। इंजीनियरों का भी फायदा, पैसा, ईंटें वहां से मिल गया, कुछ पैसा उन्होंने जेब में डाल लिया। सरकार के भी मजे मजे, सरकार को उसका काम मिल गया। इंजीनियर ने दूसरा ईंटा उठा के यहाँ पुट कर दिया। तो क्या हुआ, उस ईंटे का जो 1000 ईंटे लगा उसका पैसा तो उनके जेब में आ गया ना। ये ब्लैक मनी, पैसा ही पैसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो क्या थी। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 3200 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि अगर आप बात करें हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की, तो क्या है, 3200 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। किसका, हड़प्पा सभ्यता का काल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी वस्तु मोहरे थी। मोहरे यानी क्या होती है, जो भी मोहर होती है ना, मोहर जिसे हम स्टैंप कह सकते हैं, मोहरे थी, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। जो सेलखड़ी नामक पत्थर, एक सेलखड़ी नाम का एक पत्थर था, ठीक है, जिससे उसे बनाया जाता है, जिसे वे पशु के पीछे चित्र मिले हैं, जिसमें क्या है, बनाई जाती थी, जिस पर पशु के चित्र मिले, जिस पर क्या मिले थे, पशु के चित्र मिले। यानी कि एक उनका एक लोगो होता होगा, या फिर उनकी एक अलग ही लैंग्वेज थी, है ना। तो उस लैंग्वेज को क्या, उस पे कुरेदा गया था, यानी कि उस पे उकेरा गया था, यानी होता है ना उकेर के। ताकि अभी जैसे अगर हम स्टैम्प बनवाते तो उसमें क्या करते, कुछ नाम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, उस पर कलर लिया और थोप दिया, मार दिया। लेकिन उसमें क्या था, एक सेलखड़ी नाम पत्थर होता था, जिसके ऊपर क्या है, पशु के चित्र मिले, जिसको कि स्टैम्प मोहरे भी कहा गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपसे क्या, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कौन से पत्थर से बनाई जाती थी, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि वो क्या है, चित्रात्मक लिपि है। वो मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलो। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई से मिले मोहरे, इमारतें, मृतभांड, औजार, मूर्तियां, आभूषण आदि है। यानी कि हम हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, प्रमुख स्रोत जो है कहाँ से मिल रहे हैं, प्रमुख स्रोत खुदाई से जो हमें सामान मिले, जैसे मोहरे हो गई, ठीक है, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। इमारतें यानी कुछ ऐसे घर वगैरह, आप देखो बहुत सारी चीजें जो लकड़ी की थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ चीजें पत्थरों की जो थी वो इमारतें, वो अभी भी अस्तित्व में है। तो उनसे हमें क्या, उससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, मृतभांड, मृतभांड क्या होते हैं, जो भी लोग यूज करते थे, अपना सामान वगैरह यूज करते थे ना अपने दैनिक जीवन में, जो भी अर्तन मतलब बर्तन वगैरह जो यूज करते थे, वो सभी हमारे मृतभांड में आ जाते हैं। उसके बाद औजार, औजार क्या आता है, वो अपने शिकार करने के लिए, खेती करने के लिए क्या करते हैं, औजारों का भी इस्तेमाल करते थे, तो औजार भी है। ठीक है, फिर मूर्तियां, वो लोग, उनकी कुछ प्रकृति देवी होती होगी, जिसकी की मूर्तियां भी मिली है, या फिर कोई राजा सम्राट हुआ करता था, वो अपनी मूर्ति बनवाता था। आभूषण, नॉर्मल हमें पता है ज्वेलरी वगैरह आभूषण है जो है हमें मिले हैं वहां से, पीतल के, तांबे के, जो लोग वो लोग पहनते थे, जो लोग वो लोग वेयर करते थे, वो सारी चीजें हमें वहां से मिली है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यानी कि बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो इसका विस्तार क्या था, अफगानिस्तान में था, जम्मू कश्मीर, ठीक है, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि बात करें इसका, त्रिकोण में फैला हुआ था इसका साम्राज्य। ठीक है, त्रिकोणात्मक में फैला हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। यानी कि देखो मैं बताता हूँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 से 1922 में दो व्यक्तियों के द्वारा करी गई। कौन कौन से दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ठीक है, और किसके नेतृत्व में करी गई, वो
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी गई। लेकिन यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट में डाला हड़प्पा सभ्यता 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा, और रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो 1922 में, ठीक है। और किसके नेतृत्व में? दोनों में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालकोटा, चलो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल नागेश्वर जो कि गुजरात में है, बालाकोटा पाकिस्तान, चनहुदड़ो पाकिस्तान, कोट दीजी पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा, रखीगढ़ी हरियाणा इत्यादि। ये जो इसके प्रमुख स्थल थे किसके? हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो ये है, नागेश्वर है, बालकोटा है, चनहुदड़ो है, कोट दीजी है, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन है, बनावली है, रखीगढ़ी है। ये सभी क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है। जो बात करेंगे हम, जैसे कि मैंने पीछे बताया, समूचा क्षेत्र जो क्या है? त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 1299 यानी कि 1300, ठीक है, 1299 600 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ऐसे त्रिकोणात्मक है, तो ये कैसे होगा? मैं इसको कट करता हूं एक बार, हाँ, ऐसे है ये, ठीक है। तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, ये चीज कितनी है इसकी? ये चीज जो है लेंथ, ये क्या है इसकी? 1299, ठीक है। और ये चीज जो है ये कितनी है इसकी? 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कौन? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के निकट बसे होने के कारण तथा वहां से अवशेष मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों का ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आ सकता है कि सिंधु घाटी के नाम से क्यों जाना जाता है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से किस स्थल को या फिर आप कह सकते हो सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता था वो कहाँ? वो सिंधु नदी के निकट जो था बसा हुआ था, और कुछ उसके अवशेष जो हमें कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले, सॉरी सिंधु नदी से मिले हैं। इस वजह से क्या हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा के लोगों का सामाजिक जीवन। देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर करूँ, ठीक है। आपका भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है ना। तो आपका फर्स्ट टाइम नहीं है। देखो क्या करा, आप बुक लेके बैठे हो ना, बुक लेके एक चीज पढ़ते जाओ, सारे टॉपिक एक बाय वन टॉपिक को हम रीड कर रहे हैं बहुत अच्छे से, केयरफुली तरीके से, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि एक बार ये वीडियो पूरी देख लो, ज्यादा नहीं, वीडियो में इसको पार्ट में डिवाइड कर दो क्योंकि चैप्टर जो काफी ज्यादा बड़ा है, तो पार्ट्स में डिवाइड जरूर करूंगा इसे मैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब बात करते हैं हमारा हड़प्पा के जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था। जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका सामाजिक जीवन क्या था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोजन की। वो लोग भोजन आखिर क्या खाते थे? क्या खाते होंगे वो लोग? पत्थर खाते थे? नहीं, देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग गेहूं, चावल, तिल, जौ, दाल, सफेद चना, दूध, सब्जियां, मांस आदि का प्रयोग करते थे। ओ तेरी, ये तो हमसे भी आगे थे यार, तिल खा रहे हैं लोग, देख लो तिल खा रहे हैं। चलो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या खा रहे थे? गेहूं, चावल, तिल, जौ, ठीक है, जौ और दाल, सफेद चना, दूध, सब्जियां, मांस आदि का प्रयोग करते थे या सेवन करते थे, ठीक है। तथा मछलियां उनका जो मुख्य आहार था। जो मछलियां थी वो क्या था? उनका मुख्य आहार था। वो लोग कहीं भी जाते थे, अगर कहीं से घूम रहे, शिकार कर रहे हैं, तो नदी दिखी, बस तुरंत डंडा डाला, मछली पकड़ के निकाला और खा गए, है ना। तो मछलियां क्या थी? उनकी मुख्य आहार था मछली। अब आता है वेशभूषा, यानी कि उनका पहनावा कैसा था, यानी उनको क्या क्या पहनना पसंद करते थे, कपड़े क्या थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। हम लोग भी पहनते, ऊनी कब पहनते? सर्दियों में, और जो वो पहनते हैं क्या बोलते हैं, सूती पहनते हैं, वो नॉर्मली हम गर्मियों में पहनते रहते हैं ना। तो क्या था, हड़प्पा के भी लोग जो थे ना वो भी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, धारण करते थे। पुरुष कभी कभार धोती और शॉल तथा महिलाएं रंगों द्वारा बेल बूटों वाले वस्त्र पहनती थी। रंगों से जो बेल बूटे द्वारा वस्त्र बनाए जाते ना, रंग बिरंगे वस्त्र होते थे, वैसे वस्त्र पहनती थी। और पुरुष कभी कभार धोती वगैरह भी पहनते, धोती शॉल, ठीक है। तथा वहां पर स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक चीज कॉमन देखिए कि जो आभूषण जो पहनते थे वो सभी लोग पहनते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वेशभूषा थी उसमें उनका अगर सेम जो था वो क्या था? आभूषण था, ठीक है। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। स्त्री बोल रहा हूं, बताओ, स्त्री को स्त्री बना दिया मैंने, ठीक है, स्त्री कलाना,
चलो अभी पढ़ते हैं मनोरंजन के साधन। अब हम देखेंगे उनका मनोरंजन है क्या, वो अपना जीवन बोरिंग तरीके से बिताते थे। ठीक है, देखो आधा जीवन उनका शिकार करने में निकल जाता था, है ना, अपनी सभ्यता को वो करने में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहनजोदड़ो है बहुत ही ज्यादा विकसित शहरों में भी गिना जाता था, विकसित सभ्यता थी। ठीक है, मैं तो मजाक कर दिया था। ठीक है, चलो मनोरंजन के साधन, वहां के लोगों के मनोरंजन के साधन घरेलू खेलकूद संगीत नृत्य बच्चों के बनाए जाते थे। यानी कि वहां पे बच्चों को, देखो वहां पे क्या था, लोगों का जो मनोरंजन जीवन था वो क्या था, घरेलू खेलकूद हुआ करता था, जिसमें कि बच्चों को ही वो लोग क्या कहते हैं उनका वो करते थे। जैसे पहले हम लोग करते थे गुड्डा गुडिया बनाते थे, और लड़की रही तो उसको दुल्हन बना देते, लड़का रहा तो उसको दूल्हा बना देते, और दोनों की शादी ब्याह करा देते थे मस्त एकदम। फिर जाते थे काम पे, फिर आते थे खाना खाते थे घर में, फिर फ्लैट्स होते थे। ऐसा कुछ हाल था उनका भी। ठीक है, तो बच्चों द्वारा ही क्या करते थे, वो सारी चीजें करवाते थे, नृत्य करवाते थे, खेलकूद करवाते थे, संगीत यानी गाने वगैरह भी गाते थे। ठीक है, अब आता है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके, अपना जीवन यापन वो क्या करने का उनका तरीका क्या था, नजरिया क्या था, वो देखते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों से मिलने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, यहाँ पर जो भी पेड़ पौधों से मिलने वाली जो चीजें थी उनका इस्तेमाल करते थे। तथा दूसरी तरफ कुछ जानवरों से भी भोजन प्राप्त किया करता। दूसरी तरफ में कुछ जानवरों से जो भोजन प्राप्त होता है ना, शिकार विकार करना, तो जानवरों से भी भोजन प्राप्त क्या करते थे। या आप दूध कह सकते हो, शिकार के मांस तो हमें, देखो मांस मिल गया हमें, उसको मार करके उसको खा लिया। ठीक है, दूध जो मिलता था, दूध कहाँ से मिल जाता था हमें, वो जानवरों से ही मिल जाता था ना दूध। हड़प्पा के लोग कई प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल आदि का सेवन करते थे। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर घड़ियाल और हिरण की हड्डियां भी मिल रही है। यहाँ पर अस्थियों की बात हुई थी ना। ठीक है, ठीक है, अब देखो अस्थियां आ गई यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, घड़ियाल एक जानवर है जो हिरण की तरह ही दिखता है। ठीक है, घड़ियाल और हिरण की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग इनका मांस खाते थे। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग क्या थे, इनका मांस खाते थे, इनके मांस का सेवन करते थे। अभी तक यह पता नहीं चला कि यह इनका शिकार खुद करते थे या शिकारी समुदाय से परचेस करते थे या फिर खरीदते थे। देखो ये तो पता है कि यहाँ पर क्या है, घड़ियाल और जो हिरन है उनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे, इनका मांस खाते थे। लेकिन क्या इनका मांस खाने के लिए क्या ये लोग खुद शिकार करते थे, ये अभी हमें नहीं पता चला है। या फिर क्या पता है दूसरे बंदे से जो शिकार करता है, जो शिकारी समुदाय से नाता रखता है, क्या उससे खरीदते थे या खुद शिकार करते थे, इसका अभी तक हमें कोई भी जो है क्लू नहीं मिला है। ठीक है, वहां के लोग पंछियों का भी मांस खाते थे। वहां के लोग क्या कहते हैं, पंछियों का भी मांस खाते हैं। आपने एक गुलेल देखा होगा, उसका जो आकार होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके बना रहता है, उसमें रबड़ लगी रहती है और आगे में यहाँ पे पत्थर लगा के खींचते हैं इसको और फिर मारते हैं, आगे की तरफ पुश करते हैं, गुलेल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कहते हैं, पंछियों का शिकार भी करते थे, कुछ जानवरों से भोजन भी प्राप्त करते थे। कुछ जानवरों से क्या करते हैं, भोजन भी प्राप्त करते थे। जरूरी नहीं कि सबको मार के खा जाए, है ना, कुछ से दूध प्राप्त होता था, किसी से हमें मछली जैसे हो गई, मछली तो शिकार में नहीं आता है, मछली हाँ वो जानवरों में नहीं आता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। वहां के लोग चावल तथा बाजरा भी खाते थे। वहां के जो लोग है वो क्या करते थे, चावल तथा बाजरा भी खाते थे। चावल का प्रयोग कम किया करते थे। जो ये लोग थे हड़प्पा सभ्यता के लिए, इनको पता था कि चावल क्या है, चावल उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और उन्हें क्या थे, मेहनत वाला काम करना था। थोड़े बहुत तो समझदार थे वो लोग, है ना, तो चावल का क्या करते, कम उपयोग क्या करते थे। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नॉर्मली क्या है, वो लोग चावल का जो है कम इस्तेमाल करते थे, बाजरा भी खाते थे। वो लोग क्या कहते हैं, बाजरा भी खाते थे, चावल का कम उपयोग करते थे, क्योंकि चावल के दाने हमें कम मिले। हम कैसे अनुमान लगाया कि चावल का कम उपयोग करते थे, क्योंकि वहां के चावल के जो अवशेष मिले ना वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में मिले हैं। और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। जो बाजरा है, इससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या बाजरे की उत्पत्ति या बाजरे का उत्पादन जो बहुत अधिक मात्रा में किया करते, क्योंकि उसकी जो मात्रा है हमें गुजरात से बहुत ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो सारे टॉपिक जो पूरा नोट्स हैं, तो ज़्यादा इसमें आपको जो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है मेरे को। और हाँ, फुल मस्त चिल होते हुए पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अब आता है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। अब हम देखेंगे इसमें कि वो लोग कृषि क्या करते थे, यानी कि खेती क्या करते थे, तो उसमें वो लोग क्या प्रौद्योगिकी, यानी उनकी क्या आधुनिकता क्या थी, वो लोग किस तरीके से करते थे। क्या आज के टाइम पे जैसे हम ट्रैक्टर से पूरे खेत को जुतवा देते हैं वैसे मिलते थे, क्या उस टाइम पे सिंचाई के लिए मशीनों का यूज करते थे, वो सारी चीजें देखने वाले, कोल्हू के बैल वाला जो हिस्सा है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे।
ठीक है। अनाज के दानों से यह संकेत मिलता है कि हड़प्पा के लोग कृषि करते थे। अनाज के दानों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग कृषि तो किया करते थे, यानी खेती तो क्या करते थे, लेकिन वास्तविक कृषि विधियों के बारे में साफ तौर पर हमें पता नहीं चल पाता है। यानी कि वास्तविक कृषि में किस तरीके से कृषि करते थे ना, उसके बारे में क्या है कि उनकी विधियों के बारे में साफ तरीके से पता चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें पता ही नहीं चल रहा है वो कृषि करते कैसे थे, ठीक है। लेकिन कुछ तो अवशेष मिले होंगे, उनको भी देख लेते हैं। बनावली हरियाणा, जहाँ पे क्या है, काली मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और क्या है कि खेती किसकी होती है, चावल की होती है। चोलिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। चोलिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और बनावली का है, हरियाणा में है, ठीक है। बनावली चोलिस्तान से मृदा से बने हुए हल के प्रतिरूप मिले। ओ तेरी, ये देखो चिकनी मिट्टी का नाम सुना है, तो वहां पर क्या था, मृदा यानी मिट्टी से बने हुए हल मिले हैं, यानी मिट्टी से वो लोग हल बनाते थे और उसी से खेत की जुताई करते हैं। हल कैसा होता है, एक बार मैं हल ड्रॉ करता हूँ। ऐसा करके हल होता है, आगे से नोकीली फाल होती है और इधर से एक लकड़ी सी बनी रहती है ना, हाँ कुछ ऐसा ही होता है। थोड़ा अजीब सा, गंदा लग रहा है ना, तो इसे कट कर देते हैं बच्चे, नहीं तो मैसेज करने कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे, है ना। ड्राइंग वैसी मेरी बहुत खराब है। चलो ठीक है, देखो बनावली हरियाणा, बनावली कहाँ है, हरियाणा में। चोलिस्तान पाकिस्तान में है। से मृदा के बने हुए क्या है, हमें हल के प्रतिरूप मिले, यानी हल के प्रतिरूप मिले हैं कहाँ से, चोलिस्तान और बनावली से। क्लियर है इतना, ठीक है। जिससे कृषि होने के साक्ष्य तथा हलों का प्रयोग भी किया जाता है। जिससे हमें क्या है, कृषि होती थी, कृषि करते थे, उसका साक्ष्य मिल गया, हमें साक्ष्य मिल गया कि कृषि वो लोग करते थे। और हल जो मिला ना, तो हल का प्रयोग ये लोग करते थे, यानी हल के बारे में इन लोगों को पता था। क्लियर है इतना, ठीक है। ये अनुमान मिलता है, मतलब कि हलों का प्रयोग क्या करते थे, ये अनुमान हमें मिलता है, उनको हल के बारे में पता था। नेक्स्ट है, इसके अलावा पुरातात्विक विशेषज्ञों को, यानी पुरातात्विक विशेषज्ञ कौन होते हैं, यानी जो पुरानी वस्तुओं का सर्वेक्षण करते हैं, उन पुरानी वस्तुओं के बारे में जांच पड़ताल करके, मतलब पुरातात्विज्ञ, यानी कि पुरातात्व यानी पुरानी वस्तुओं को छानना, मतलब उनका विज्ञाता, ठीक है, जो उसके बारे में पूरी तरह से निकाल दे, यानी वैज्ञानिक कह सकते हो पुरानी वस्तुओं के लिए, ठीक है। इसके अलावा पुरातात्विज्ञों को कालीबंगा नामक स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यानी कालीबंगा नामक एक जगह है, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे कालीबंगन आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, उनको क्या मिला है कि कालीबंगा नामक एक स्थान है, वहां से हमें क्या जुते हुए खेत मिले, यानी खेत की जुताई करते हैं ना किसी भी फसल को बोने के लिए, तो जुते हुए हमें वहां से खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से संबंधित है, जो कि क्या है, शुरुआती हड़प्पा स्थलों से संबंधित है, यह संबंध रखते हैं, ठीक है। इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे को समकोण आकार पर काटती है, यानी कि इस खेत में जो हल जो चलाया गया था ना, वो दो समूह में चला गया था, यानी अलग अलग दिशाओं से चला गया था, जिससे हमें ये क्या पता चलता है कि एक टाइम पे दो प्रकार की खेती होती थी। फिर अगर एक ही खेत को, एक खेत है, ठीक है, इसको आधे यहाँ से, इसको इधर से ऐसे जोता गया है और दूसरे वाले को इधर से ऐसे जोता गया है, तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर एक ही समय पे दो प्रकार की खेती की जाती थी, ठीक है। इतना अनुमान तो हो गया, समकोण आकार पर काटती थी, जिससे यह पता चलता है कि उस समय एक समय पर दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, जिससे एक समय पर दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयोग में लाए गए औजारों को भी जानने का प्रयास किया है। अब देखो एक चीज बताओ, जो वो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो लोग जब कृषि करते थे, जब बो दिया उन्होंने सब कुछ, बोने बाद उसको काटेंगे भी तो जब फसल पक जाएगी तो उसका पता, यानी कि वो किस औजार से कटाई करते थे उसकी, उस औजार के बारे में भी इन्होंने विज्ञान, जो हमारे पुरातत्वविद है, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया, ठीक है। जैसे कि वहां के लोग लकड़ी के हत्थों में फंसाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते हैं। एक लकड़ी का हत्था था, ठीक है, जिसमें मतलब लकड़ी का हत्था था एक, जिसमें उसमें लोहा लगा, मतलब सॉरी पत्थर लगा गया था, ठीक है, जो नोक मतलब क्या था, शार्प था थोड़ा, उसी से कट करते थे, यानी या फिर धातु के औजार का प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजारों का भी प्रयोग करते थे। धातु यानी धातु जो हमारे लोहा आ गया, इनका भी प्रयोग करते थे, धातु के औजारों का भी प्रयोग करते थे। ज्यादातर हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां पर कम बरसात होती है, ठीक है। तो वहां की सिंचाई की व्यवस्था के लिए सिंचाई के संबंध में अफगानिस्तान के सोर्दगोही नामक स्थल थे,
के कुछ अवशेष मिले हैं, नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। कहां से? सोर्तुगई से। नहरों, यहाँ नेहरू नहीं आएगा, यहाँ नहरों आएगा, ठीक है। सिंचाई के लिए कुएं भी जल प्राप्त किए जाते हैं, यानी सिंचाई के लिए कुओं से भी जल प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा धोलावीरा से मिले तालाबों का भी प्रयोग जल एकत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें वो बारिश का जल एकत्रित करते थे और उनसे सिंचाई की जाती थी, और उनसे क्या करते? सिंचाई करते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। यानी कि देखो, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोग क्या करते थे, फसल बो दिया, बोने बाद पक गया, पकने बाद कटने के लिए क्या करते? लकड़ी के हत्थों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि क्या था, आगे में वो लगा रहता था, पत्थर लगा रहता था जो साफ रहता था, और उसी से पकड़ पकड़ के काटते थे उसको, ठीक है। अब वो उनका मैटर था, वो कैसे काटते थे पूरा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि वो लोग क्या करते थे, औजारों का जो था उनका प्रयोग करते थे, और फिर धातुओं का भी प्रयोग करते, धातु के कुछ औजार जो हुआ करते थे उनका भी इस्तेमाल करते। उनके बाद देखो, भाला वाला तो होता ही था पहले, ठीक है, भाला वाला तो नॉर्मल था। और जब ये इतनी बड़ी विकसित सभ्यता थी तो इनके पास धातु के हथियार, वो सॉरी औजार तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर जो हड़प्पा स्थल थे वो कहाँ पे बसे हुए थे? अर्धशुष्क क्षेत्रों में बसे हुए थे। वहां की जो सिंचाई व्यवस्था थी, सिंचाई के संबंध में क्या था, अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुगई नामक स्थल से नहर, या जो नहर बनाए जाते हैं ना, नहरों के कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनसे क्या था, सिंचाई के लिए पानी को लिया जाता था। और सिंचाई के लिए कुओं से भी जल प्राप्त किया जाता, सिंचाई करने के लिए कुएं भी खुदवाए जाते थे और उनसे भी जल प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा धोलावीरा से जो हमें कुछ तालाबों के भी अवशेष मिले, ठीक है। तालाबों का पानी एकत्रित करने के लिए यूज करते थे। बारिश का जितना भी पानी होता सब तालाब में जाके एकत्रित होता था, उस पानी का उपयोग कहाँ करते थे? अपनी खेतों की सिंचाई में करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज देखो, आज का जो ये वीडियो है हमारा, हम इसको यहीं एंड करेंगे। बाकी मोहनजोदड़ो के बारे में जो है हम आगे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, या फिर आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक नियोजित शहर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है और हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि हमें आगे चल के कोई भी ऐसा ना, बहुत सा ना लगे, एकदम मजे से चिल करते हुए पढ़ेंगे। मैंने बहुत आपको लोगों को पढ़ाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर 1 था यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे लेक्चर 2 में, जो हमारा टॉपिक रहेगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी 12th क्लास पढ़े हमारे साथ, हम उनके साथ, बहुत मजा आएगा। तो अगर कोई डाउट है, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, अभी हमने 3-4 टॉपिक पढ़े हैं, चारों टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा होगा ही। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।